अभी डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज़ की बात हो रही थी, अभी उनकी जंगें बंद करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात हो रही थी कि अचानक से उन्होंने एक ऐसा महाज खोला आनन फानन के डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में वो शुरू से ही जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्रिएट करके ये मैसेज दे रहे थे कि मैं मैडमैन थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, मेरी इरेशनल अप्रोच को जो है कॉन्शियसली देखें। और इरानियन क़यादत ने जितने अच्छे तरीके से रीड किया हम देखते हैं इस जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को। शुरू में नो डाउट उनसे मिसकैलकुलेशन हुई जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम करके कंप्लीसिट थे। हमने देखा शुरू में जो डेंट पड़ा इरानियन क़यादत को, उससे वो बड़ी हद तक निकलने में कामयाब हो गए और अब बड़े संभल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस मूव के बाद इजराइल चाहता था कि ईरान जो है अपने एग्रेशन को लॉन्च कर दे अमेरिकन बेसिस पे, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं ज़िम्मेदाराना क़यादत का सबूत दिया अली ख़ामनेई और उनकी जितनी भी अपना वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की फोर्सेस हैं कि उन्होंने स्मार्ट मूव करते हुए आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का फ़ैसला किया है, जो स्ट्रेटजिकली जो है उनके हक़ में जाता है। मेरे ख्याल में मैं इस एस्केलेशन के अंदर देखता हूँ कि अब बॉल जो है वो इरानियन क़यादत की कोर्ट में है और सारे डायनामिक्स जो हैं ज़मीन के ऊपर उन्हें फेवर दे रहे हैं। तमाम मिडल ईस्ट इस वक्त जो है उनके कैंप के अंदर है और वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की उन 8 बेसिस को टारगेट करें जो इस वक्त सुन्नी वर्ल्ड के अंदर हैं, जो तकरीबन एटलीस्ट अब हम बात करें रेट्रिक की हद तक तो जो है ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने वन ऑफ की बात की, जिसका मतलब है एक ही दफ़ा की स्ट्राइक। अमेरिका के पास 20 से 22 हैं ये 13,600 किलोग्राम के जो बम कल उन्होंने गिराए हैं और उसमें से 14 वो एग्जॉस्ट कर चुके हुए हैं, मार्को रूबियो ने कहा। और याद रखें डोनाल्ड ट्रंप लंबे अरसे तक इस जंग का पार्ट नहीं बनना चाहते। उसकी बड़ी रीज़न है कि मैगा जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बेस है उनकी, खुद रिपब्लिकन नहीं चाहते कि अमेरिका एक्टिव इस वॉर के अंदर जो है एंटर हो जाए। यहाँ पे नाजरीन ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये वॉर जो है इस वक्त इसकी नेचर बड़ी डिफरेंट है। एयर पावर के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, ये ज़मीनी इनकर्जन नहीं है कि फ़ौजें आमने सामने आ जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप एक लंबे अरसे तक एक नया महाज नहीं खोलना चाहेंगे और उसकी बड़ी रीज़न है मिडल ईस्ट की फोर्सेस भी नहीं चाहती हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर भी नहीं चाहता कि एस्केलेशन इस हद तक हो जाए कि उनके कंट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। उस्मान साहब, यहाँ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं। देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप लेके इक्तदार के अंदर आए और ज़ाहिर रिपब्लिकन्स की तरफ से भी खासी रेजिस्टेंस का सामना है, फिर कांग्रेस से अप्रूवल की बात हो रही है कि लिए बगैर आपने ये अटैक कर दिया। पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने का बहुत बड़ा खतरा ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को भी है और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को भी है कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी थी उससे एक दिन पहले आपने ये किया और ज़ाहिर है गम गलत करने की कोशिश तो की, लेकिन जितना आप इसको तवालत दे रहे हैं उतना लगता ही है कि इस दलदल में आप धंसते चले जा रहे हैं। तो नंबर 1 ये कि यहाँ पर इन 2 लीडर्स को किन प्रॉब्लम्स का, इंटरनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है। और नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा फर्क है लेकिन इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम रशिया और चाइना की तरफ देखते हैं। फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जी वो जर्मनी को और बरतानिया को ऑन बोर्ड लेके डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिश तेज करेंगे, लेकिन लग रहा है कि सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर खामोश है और ये बड़ी मानी खेज खामोशी है। जी डेफिनेटली, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अपने मुल्क के अंदर उनका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हो रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं रिसेंट पास्ट में बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरह LA के अंदर उन्होंने आर्मी डिप्लॉय की है, 2100 जगह के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है पिछले हफ्ते और खुद मारा लागो जो उनका घर है फ्लोरिडा के अंदर, उसके बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है कि नो किंग। तो डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिकली भी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। टक्कर का आपने इंटरव्यू देखा होगा टेड क्रूज के साथ, उसके अंदर भी बात हो रही है कि हमें APEC की जो यहाँ पे लॉबिंग है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस वॉर के अंदर खुद को फ्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो नतीजा इराक वॉर से मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी नेतन्याहू ने शीशे में उतार लिया था बुश को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट बड़े स्मार्ट आदमी है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उन्होंने वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर काम किया और अपने आप को फेस सेविंग की। मैं नहीं समझता वहाँ के ऊपर उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है उसको उस हद तक लेके जाएंगे कि ईरान के साथ एक नया फ्रंट खुल जाए, जबकि खुद उनके हमायती जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बात की नेतन्याहू अपना तमाम कैपिटल बर्न कर चुके हुए हैं। वो हमेशा से कोशिश करते थे कि वेस्ट उन्हें एक विक्टिम स्टेट के तौर पर देखे, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते पाबंदी लगा दी है। उनकी वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं बेन गवीर और दूसरे स्मूट्रिच, दोनों के ऊपर UK में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे और कनाडा ने पाबंदी लगा दी है। वो ना सिर्फ आ सकते हैं, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। तो जो वेस्ट की तरफ से उन्हें सपोर्ट थी एटलीस्ट फ़लस्तीन की, पैलेस्टाइन की वॉर के अंदर, वो डाइल्यूट कर गई हुई है। नो डाउट ईरान की अगर बात करें तो 79 की रेवोल्यूशन के बाद जो परसेप्शन और इमेजिनेशन डेवलप की गई वेस्ट के अंदर ईरान को लेके, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब नजर आते हैं नेतन्याहू कि वेस्ट के अंदर जो है ईरान से मुतल्लिक नैरेटिव वही है, मीडिया के अंदर बाइसनेस का एक एलिमेंट हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आयतुल्ला अली खामनाई ना सिर्फ ग्लोबल साउथ के हीरो के तौर पे सामने आए हैं, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब 4 कॉन्टिनेंट में 57 कंट्रीज के मुसलमान, नो मैटर वो किसी भी फ़िका से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए इस वक्त रेजिस्टेंस की अलामत आयतुल्ला अली खामनाई है। और अमेरिका और इजराइल की रजीम चेंज की कोशिश जो है वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि तेहरान में जो पोस्टर उठाए जा रहे हैं और तमाम लोग जिन्होंने पिछले साल, नो डाउट हम देखते हैं इंटरनल फ्रिक्शन थी इलेक्शन के अंदर, वो नताइज नहीं मिले, साथ जलीली हार गए, लेकिन तमाम लोग आयतुल्ला अली खामनाई का पोस्टर और आप आयतुल्ला अली खामनाई को वहाँ पे पोस्टर बॉय के तौर पे देख सकते हैं। नेतन्याहू की हमेशा कोशिश है कि अमेरिका को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करके इस जंग को ईरान और अमेरिका की जंग बना दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन भी समझ चुके हैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से, और ख़ुद IDF भी समझ रही है कि हम ड्रेन हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अभी परसों स्टेटमेंट आई है IDF के चीफ ऑफ स्टाफ की कि पहले 2 दिन 48 घंटों में हमने $1.45 बिलियन एग्जॉस्ट किए इस वॉर के अंदर है। यहाँ पे ईरान के एंड पे जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो जो उनके अंदर घुसे हुए हैं लोग, जो हमने देखा कि किस तरीके से IDF ने वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर दी है, और पासदरान इनकलाब अल-कुद्स के अंदर जो लोग थे इरानियन, अब उनके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक 22 लोगों को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में इरानियन कौम जो है उसने बाउंस बैक किया है, इरानियन क़यादत ने बाउंस बैक किया, और दुनिया के अंदर वो तमाम फोरम जो इसको एग्रेसर के तौर पे देखते थे आज विक्टिम के तौर पे देखते हैं। आप याद रखें ये टाइनी माइनॉरिटी है इजराइली, 0.12% है दुनिया की होल पॉपुलेशन का, और टोटल रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इन्होंने मल्टीलैटरल सिस्टम को क्लैप्स कर दिया, रूल बेस्ड ऑर्डर को इन्होंने जो है हम देखते हैं भरपूर तरीके से धड़ाम से गिर गया, और पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन जितने वॉच डॉग्स थे, जितने टॉप नॉच किस्म के फोरम्स थे, वो सब कह रहे हैं ये अनजस्टिफाइड वॉर थी जो वेज कर दी गई है। और इसकी बड़ी रीज़न ये, अगर इन्हें अनचेक्ड इंप्यूनिटी ना दी जाती पैलेस्टाइन में तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ये कभी ईरान तक ना जाते। उस्मान साहब, जो पिक्चर आपने पेंट की है इस पे तो इजराइल और अमेरिका बोथ आर स्टैंडिंग विद अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, और पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर जब डायलॉग आप करते हैं या नेगोशिएशंस में जाते हैं तो आपको को बहुत सक्सेस नहीं मिलती या बहुत कुछ मैच्योर या कैपिटलाइज नहीं कर पाते। तो इस पोजीशन ऑफ वीकनेस पे अगर डायलॉग होंगे, पहले तो ये बता दीजिएगा डायलॉग होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो करना चाहेंगे, और अगर होगा तो फिर कौन बेनिफिशियरी होगा और कौन लूजर होगा? मेरे ख्याल में अगर इसके खदोखाल देखें, हम फीचर देखें कि अगर डायलॉग होता है तो किस तरह से होता है, तो इरानियन इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के बगैर डायलॉग की टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, और मेरे ख्याल में उन्हें बैठना भी नहीं चाहिए। 2018 में JCPOA की अंडरस्टैंडिंग से निकला अमेरिका, इसी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस किया। अभी भी वो मुज़ाकरात की टेबल पे ओमान में बैठे थे, संडे का इजलास अपना अटेंड करने के लिए शामहानी रेडी थे, लेकिन उनके ऊपर वॉर वेज कर दी गई। इरानियन बड़े इस हवाले से क्लियर हैं, जब तक E3 यूरोपियन 3 कंट्री फ्रांस, जर्मनी, UK वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, वहाँ पे रशियन और चाइनीज़ नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका ट्रस्टवर्दी जो है पार्टनर के तौर पे सामने नहीं आया इस जंग में, वो कंप्लिसिट था इस वॉर के अंदर और वो वन साइडेड है। मेरा नहीं ख्याल इरानियन 1-on-1 उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे, और अगर इरानियन पोजीशन ऑफ वीकनेस पे होते तो इस वक्त वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ चुके होते। मेरे ख्याल में बाल उनकी कोर्ट के अंदर है, और जिस तरीके से उनके पास माइलेज है उन्होंने बड़ा स्मार्टली मूव किया। यहाँ मैं आपको नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ, आप बनाए हुर्मस को ज़्यादा देर तक चोक नहीं कर सकते, उसकी बड़ी रीज़न है कि वो खुद को भी इन्फ्लिक्ट करेंगे वूंड, और सबसे बड़ा उनके जो रीजन में पार्टनर हैं चाइनीज़, क्योंकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी है ईरान पे। ईरान से 80% जो पेट्रोल बाहर जाता है वो चाइना में जाता है, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो जो है वो सिचुएशन डाइल्यूट कर जाए, और इरानियंस भी नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनली ये मैसेज जाए और इसको कैश करे नैरेटिव को कि ग्लोबल रिसेशन के पीछे ईरान का हाथ है। तो ईरान वक्ती तौर पे ये मूव कर रहा है, और याद रखें इरानियन, कल भी पासदरान इनकलाब के लीडर ने कहा है वेट एंड वॉच, हम अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी और उसकी टाइमिंग क्या होगी, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। मेरे ख्याल में हमेशा पाकिस्तान ने भी ऐसा किया इंडिया के मामले के अंदर, और स्मार्ट मूव यही है कि नी जर्क रिएक्शन अमेरिका को ना दिया जाए और 2 फ्रंट वॉर ना खोली जाए। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली, मुझे पाकिस्तान से मुताल्लिक इसके सारे इम्प्लीकेशंस बात करी, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह, जरा उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ये दिखाइएगा जी उस्मान शाह साहब। मौलाना तो मुतालबा कर रहे हैं कि जो नोबल पीस प्राइज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मूव किया उसको फौरी तौर पर ना सिर्फ कंडेम किया जाए, वापस लिया जाए। हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। एक ऐसी सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीसिट थे, वेपन प्रोवाइड कर रहे थे उन फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, जो पूरी दुनिया ने देखा, लाइव स्ट्रीम्ड हमने जेनोसाइड देख रही, और बल्कि देख रहे हैं अभी तक है। उसके बाद पाकिस्तान का ये मूव मेरे ख्याल में स्मार्ट नहीं था, ना सफारती लिहाज से, और ना ही हम देखते हैं अभी जो मुलाकात हुई उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हमने इरानियंस को भी ठीक मैसेज नहीं
नहीं भेजा, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कैसे बंदे को नॉमिनेट किया जाए जो ईरान पे अनजस्टिफाइड हमले की जो है सताइश करता है, और दूसरी तरफ हम OIC में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमने लूज़ किया सफारती एंड के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंपल्सिव लायर हैं, उन्होंने अगले दिन ही बता दिया कि वो डिज़र्व नहीं करते इस तरह की स्टेटमेंट।